एपिसोड 9। 5 साल बाद दिल्ली जीवन संगिनी हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है। स्ट्रेचर पर एक लड़का जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पास में उसके माँ बाप और रिश्तेदार खड़े थे और डॉक्टर से उसे बचाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पेशेंट की माँ हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर लड़के की पल्स चेक करते हुए बोलते हैं, इसकी पल्स बहुत धीरे चल रही है। और फिर नर्स को आवाज लगाकर बोलता है, नर्स जल्दी से इसे ओटी में ले जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर पेशेंट की फैमिली से बोलता है, आप घबराइए नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप जब तक फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। ये बोलकर डॉक्टर ओटी की तरफ चला जाता है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मित्तल, ये एक्सीडेंट केस नहीं है, लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसने अपनी कार जानबूझकर बड़े ट्रक से टकराई है। इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत कम चांस है इसके बचने के। तो डॉक्टर मित्तल उससे कहते हैं, देखिए डॉक्टर वर्मा, जब तक उम्मीद है हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। और नर्स, जाओ डॉक्टर नित्या को बुलाओ, ये केस वो हैंडल करेंगी। ये सुनकर डॉक्टर वर्मा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से बोलता है, डॉक्टर मित्तल, आप ये क्या कह रहे हैं? इस पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है और आप इसे उस पागल डॉक्टर के हवाले कर रहे हैं। डॉक्टर मित्तल धीमी आवाज में बोलते हैं, देखिए डॉक्टर वर्मा, सोच समझ कर बोलिए, वो भी हमारी ही तरह एक डॉक्टर है। ये सुनकर डॉक्टर वर्मा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, जो खुद हर घड़ी ना जाने कौन कौन सी दवाइयां लेती रहती हैं, आप उसे ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। अगर ऑपरेशन के वक्त उसे कुछ हुआ तो हम पेशेंट को देखेंगे या फिर उसे? और अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो इस हॉस्पिटल और हमारी रेप्यूटेशन खतरे में आ जाएगी। डॉक्टर मित्तल कहते हैं, डॉक्टर वर्मा, इस बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी ओटी रूम में कोई आता है जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर मास्क था। डॉक्टर मित्तल उसे कहते हैं, डॉक्टर नित्या, ये केस तुम हैंडल करोगी, गेट रेडी। डॉक्टर वर्मा गुस्से में आकर बोलते हैं, अगर ये ऑपरेशन करेगी तो मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसा बोलकर डॉक्टर वर्मा ओटी से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर मित्तल गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर नित्या, आप ऑपरेशन स्टार्ट करें। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वर्मा अपने केबिन में आ जाता है जहां पर डॉक्टर जरीन बैठी हुई थी। डॉक्टर वर्मा को इतने गुस्से में देखकर डॉक्टर जरीन उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर वर्मा, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? डॉक्टर वर्मा गुस्से में उसका हाथ कंधे से हटाते हुए बोलता है, ये डॉक्टर मित्तल अपने आप को समझता क्या है? जब देखो उस पागल का साथ देता है। कल की आई उस लड़की को इतना बड़ा केस दे दिया, अगर उस पेशेंट को कुछ हुआ तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? डॉक्टर जरीन फिर डॉक्टर वर्मा के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहती है, तो अच्छा है ना, पेशेंट को कुछ हो जाएगा, इससे तो उस पागल को हॉस्पिटल से निकालना और भी आसान हो जाएगा। और मैंने पेशेंट की रिपोर्ट देखी है, ये सुसाइड केस है, उसका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जब वो खुद भी जीना नहीं चाहता तो ये उसे कैसे बचा लेंगे? उसका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये बोलकर डॉक्टर जरीन अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाती है। डॉक्टर जरीन की बातें सुनकर डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ जाती है और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोलता है, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो जान, उस लड़के को बचाना मुझे भी मुश्किल लग रहा था, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर मित्तल ने उस पागल को बुला लिया। अच्छा है, इसी बहाने से उसे बाहर का रास्ता दिखाने में आसानी होगी। फिर उसके चेहरे पर अंगुली घुमाते हुए बोलता है, बहुत ही दूर तक सोचती हो तुम स्वीट हार्ट। डॉक्टर जरीन नाराजगी से कहती है, लेकिन तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। ऐसा बोलकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। डॉक्टर वर्मा बड़ी ही सेक्सुअल आवाज में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं और तुम्हारे बारे में ना सोचूं। ऐसा बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। मुंबई AK इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री अर्जुन ने 18 साल की उम्र में अकेले ही शुरू की थी। बहुत समझाने पर भी अर्जुन अपने परिवार के साथ दिल्ली नहीं गया और यहीं पर बिजनेस स्टार्ट किया। अब तो इन 5 सालों में अर्जुन अपनी मेहनत और जुनून से एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की पोजीशन पर आ गया है। अर्जुन का दूसरा साइड, जो माफिया AK के नाम से है,
जिसने सालों से राज कर रहे माफिया को हिलाकर रख दिया है और अब वो किंग की कुर्सी तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन अपने ऑफिस में आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठा अपने मन में ही सोचता है, कहाँ हो तुम? अब तो तुम्हारे बिना एक एक सांस भी भारी लगती है। तुम तक पहुंचने के लिए क्या से क्या हो गया हूँ, प्लीज अब तो आ जाओ। तभी मयंक अर्जुन के ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। अर्जुन कम इन बोलता है तो मयंक अंदर आ जाता है। अर्जुन नाराजगी से मयंक को देखकर बोलता है, मैंने अभी डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था ना? तो मयंक कहता है, सॉरी सर, पर बहुत जरूरी था। ये बोलकर अपना सर नीचे झुका लेता है। अर्जुन कहता है, अब बोलो भी ऐसा क्या हुआ है? मयंक थोड़ा हिचकिचाते हुए, सर आपके घर से कल से बहुत कॉल आ रहे हैं। 15 दिन बाद आदित्य सर की एंगेजमेंट है। तो अर्जुन कहता है, तो तुमने बात की? मयंक डर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी सर। मैंने उन्हें बोला, आप बहुत बिजी हैं, जब फ्री होंगे तब बात करेंगे, लेकिन कल से ऐसा ही चल रहा है। अभी बड़े सर ने मैसेज किया है। अब अगर मैंने आपकी बात नहीं करवाई तो उन्होंने कहा है कि वो यहाँ आ जाएंगे। अर्जुन कुछ देर सोचकर कहता है, ठीक है, तो तुम फोन करके उन्हें बोल दो मैं एंगेजमेंट में आ जाऊंगा। मयंक डरते हुए कहता है, सर उन्होंने आज ही आने को कहा है। अर्जुन इशारे से मयंक को जाने को कहता और कुर्सी से सर टिकाकर कुछ सोचने लगता है। दिल्ली, जीवन संगिनी हॉस्पिटल। 4 घंटे लगातार ऑपरेशन करने के बाद ओटी रूम खुलता है तो डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर नित्या बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही पेशेंट के रिश्तेदार उन्हें घेर लेते हैं। पेशेंट की मां पूछती है, डॉक्टर साहब अब कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर मित्तल कुछ बोलते उससे पहले पीछे से डॉक्टर वर्मा की आवाज आती है, कैसे ठीक हो सकता है आपका बेटा जब उसका ऑपरेशन एक पागल डॉक्टर ने किया हो? ये सुनकर सब हैरानी से डॉक्टर मित्तल की तरफ देखते हैं। डॉक्टर मित्तल को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से से डॉक्टर वर्मा को आंख दिखाई और कहा, शट अप। डॉक्टर वर्मा, अपनी बकवास बंद करो। ये सुनकर कि एक पागल डॉक्टर ने उनके बेटे का ऑपरेशन किया है तो पेशेंट की मां घबरा जाती है। बोलती हैं, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर वर्मा अभी भी चुप नहीं हुए और आगे बोलते हैं, ये क्या बताएंगे आपको? मैं बताता हूँ। आपके सामने जो लड़की खड़ी है, जिसे सब डॉक्टर नित्या कहते हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब है। सारे दिन भर दवाइयां खाती रहती है और डॉक्टर मित्तल ने इन्हें ये ऑपरेशन करने को कहा। जो खुद ही ठीक ना हो वो किसी और का क्या इलाज करेगी? क्या आपको इनके उतरे हुए चेहरे नहीं दिख रहे? इन्होंने आपके बेटे के साथ क्या किया है? पेशेंट की मां नित्या का हाथ पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोलती है, बता क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? क्या किया है? और फिर वो रोने लगती है। डॉक्टर मित्तल उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, देखिए, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। वो अब खतरे से बाहर है। ऑपरेशन सक्सेस रहा। अभी उसे थोड़ी देर में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर आप उसे देख सकते हैं। पर अभी वो बेहोश है और उसे सुबह तक होश आएगा। डरने की अब कोई बात नहीं है। डॉक्टर नित्या इस हॉस्पिटल की बहुत ही होनहार डॉक्टर हैं। ये सब सुनकर डॉक्टर वर्मा का मुंह उतर जाता है और हैरानी से डॉक्टर मित्तल और नित्या को देखता है। पेशेंट की मां नित्या के आगे हाथ जोड़कर कहती है, गलती हो गई बेटा, मेरे ऐसे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, ये एक माँ की दुआ है। ऐसा बोलकर वो नित्या के सर पर अपना हाथ रख देती है। नित्या बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। डॉक्टर मित्तल गुस्से से डॉक्टर वर्मा से कहते हैं, अपनी घटिया सोच को तुम खुद तक रखो और अगर तुम अपनी इन गंदी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे तुम्हारी आगे शिकायत करनी पड़ेगी। डॉक्टर वर्मा गुस्से में वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर मित्तल नर्स से कहता है, पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करो और मुझे हर घंटे इसकी रिपोर्ट चाहिए। नर्स जी डॉक्टर बोलती हैं और सब वहां से चले जाते हैं। नित्या के केबिन में नित्या फोन पर किसी से बात करती है और पूछती है, क्या रिपोर्ट है? सामने फोन पर एक लड़का बोलता है, वो आज दिल्ली आ रहा है, 9 बजे की फ्लाइट है। पर बॉस, वो अकेला नहीं है। वो किसी बड़े शिकार के पीछे पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। तो नित्या कहती है, वो किसी और का शिकार करें, उससे पहले हमें उसका शिकार करना है। लड़का ओके बॉस बोलकर फोन काट देता है। इतने में नित्या के कैबिन में डॉक्टर मित्तल आते हैं।
डॉक्टर अभिषेक मित्तल, जिनकी उम्र 30 साल है, जो नित्या को कहते तो दोस्त हैं, पर उनके दिल में दोस्ती से कुछ ज्यादा ही फीलिंग है। कम उम्र में नित्या का डॉक्टर बनना, इससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। डॉक्टर मित्तल नित्या से पूछते हैं, क्या तुम फ्री हो? कुछ बात करनी है तुमसे। नित्या कहती है, जी डॉक्टर मित्तल कहिए। डॉक्टर मित्तल कहता है, अभी तुम मुझे अभिषेक बुला सकती हो। इस वक्त मैं एक डॉक्टर की नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। नित्या बस हाँ में अपना सर हिला देती है। अभिषेक आगे बोलता है, तुम डॉक्टर पंकज वर्मा की बातों से परेशान मत होना। हमने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। कोई उससे आगे निकल जाए, ये उससे कभी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम इतनी कम उम्र में उससे आगे निकल गई हो। शायद ये बात उसको पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम इस बात को लेकर ज्यादा मत सोचना। नित्या अभिषेक से कहती है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? मुझे कुछ काम है। अभिषेक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं डीन से बात कर लूंगा और डॉक्टर पंकज वर्मा के बारे में भी उनसे बात करूंगा। तो नित्या कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर पंकज की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं अब चलती हूँ। और फिर नित्या अभिषेक को बाय कर वहां से चली जाती है। अभिषेक मन ही मन में सोचता है, नित्या तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। फिर वो भी वहां से चला जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट। रात के 9 बजे अर्जुन एयरपोर्ट से बाहर आता है। उसके साथ मयंक, विराज और उसके बॉडीगार्ड थे। अर्जुन और मयंक एक कार में बैठ जाते हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड की कार चलती है। गाड़ियां कपूर मैंशन की तरफ बढ़ती हैं। काफी दूर निकल जाने के बाद बॉडीगार्ड की कार रास्ते में ही रुक जाती है। अर्जुन की कार में मयंक अर्जुन से कहता है, सर कुछ गड़बड़ लग रही है। अर्जुन जो फोन में ईमेल चेक कर रहा था, मयंक की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्यों क्या हुआ? मयंक घबराई हुई आवाज में कहता है, सर बॉडीगार्ड की एक भी गाड़ी नहीं है पीछे। अर्जुन भी जब देखता है तो उसे भी कुछ अजीब लगता है। जब वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो सामने से 4 से 5 गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती हैं और उन गाड़ियों में से बहुत सारे लोग उतरकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने से किसी को चोट नहीं लगती, पर गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। फिर वो फायरिंग रोक देते हैं। तभी उनमें से एक शख्स जोर से चिल्लाकर बोलता है, तो तुम दिल्ली आ ही गए एके। ये सुनकर अर्जुन गाड़ी से बाहर आ जाता है। अर्जुन को गाड़ी से बाहर निकलता देख मयंक भी बाहर आ जाता है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, मानिक इतनी उम्र हो गई तेरी, पर आज भी वही आदत है तेरी। तू पहले भी कुत्तों के झुंड को लेकर घूमता था और आज भी अपने कुत्तों का झुंड लेकर लाया है मुझे मारने के लिए। मानिक हंसते हुए बोलता है, एके जरूरी ये नहीं है कि मैं अकेला हूं या फिर झुंड में। जरूरी ये है कि तेरी मौत जो आज यहीं पर मेरे हाथों से होगी और जो तू किंग की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा है, वो तेरे सपने मैं तोड़ने आया हूं। ऐसा बोल मानिक अर्जुन के सीने पर बंदूक रख देता है। अर्जुन अपनी बाहें फैलाकर कहता है, तो मानिक फिर आज तू ये भी कोशिश करके भी देख ले। एपिसोड